हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आज है 15 नवंबर। तो 15 नवंबर का करंट अफेयर्स देखेंगे, जिसमें हम पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्स, पर्सन एंड न्यूज से रिलेटेड खबरें देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। तो आज ही बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का डेली न्यूज एनालिसिस। और ये देखिए जो थंबनेल वाले आर्टिकल्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आ जाइए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो पहला आर्टिकल है ये आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया था हमने, आर्टिकल 19। ठीक है, आर्टिकल 19 में मैंने पूछा था कि आर्टिकल 19 के बारे में बताइए। तो जिन बच्चों ने बताया उनको कॉन्ग्रेचुलेशन के, उनके आंसर सही थे, और जिन्होंने नहीं बताया वो यहाँ से सीख लीजिए। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 19 क्या है। हमें गारंटी देता है 6 प्रकार की फंडामेंटल फ्रीडम्स देता है। ठीक है, जो ये 6 प्रकार की फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं ये आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं और पूछी जाती हैं, तो ये आपको एक एक करके पता होनी चाहिए। देखिए आर्टिकल 19 में हमें सबसे पहली फ्रीडम दी गई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। परंतु इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो भी आप एक्सप्रेस करें, जो भी आप बोलें, वो कानूनन दायरे में हो। आप ऐसा कुछ भी अनर्गल ना बोलें जिससे हमारे देश की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी को हैम्पर हो। ठीक है, यूनिटी को मतलब प्रभावित करे। इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है। आपको कानूनी दायरे में रहकर अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को। दूसरे प्रकार का जो राइट है, फ्रीडम है, वो हमें देता है फ्रीडम टू असेंबल। असेंबल का मतलब है आपके 4 दोस्त या फिर 4 से ज़्यादा दोस्त मिलकर आप कहीं भी यूनाइट हो सकते हैं, कोई सम्मेलन कर सकते हैं। ठीक है, किसी बात पर डिस्कशन कर सकते हैं, परंतु ये सब आप कैसे करेंगे? बिना किसी हथियारों के। ठीक है, आप कोई भी इस तरह का सम्मेलन करते हैं जो कानूनन दायरे में, तो वो आप कर सकते हैं, और आप कानून के बाहर जाके करेंगे तो आप पे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए तीसरे प्रकार का जो हमें आर्टिकल 19 के थ्रू फ्रीडम मिली हुई है, उसमें क्या कर सकते हैं? उसमें हम एसोसिएशन कर सकते हैं, यूनियंस बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का निर्माण कर सकते हैं। ये हम संवैधानिक दायरे में रह के कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण कर रहे हैं, तो अभी किस पर्पस के लिए कर रहे हैं? ये लीगल होना चाहिए, मॉरल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण कर लिया और जिसका काम है कि दूसरे देश में हथियार बेचना, वहां से हथियार लाना। तो इस तरह के अगर आप कार्य करते हैं तो आपको सजा हो सकती है। आपको इस तरह का कोई भी कार्य नहीं करना है जिससे हमारे देश की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, यूनिटी हैम्पर हो। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो चौथे प्रकार का जो फ्रीडम हमें दिया गया है आर्टिकल 19 के थ्रू, वो दिया गया है मूव फ्रीली। टू मूव फ्रीली का मतलब है पूरे भारत देश में आप कहीं भी, किसी भी स्टेट में, किसी भी प्लेस पे फ्रीली घूम सकते हैं अपनी मर्जी से कहीं जाकर। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली से बॉम्बे जाना चाहते हैं तो दिल्ली से बॉम्बे जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, कोई आपको नहीं रोकेगा, कोई टोकेगा नहीं, अनटिल एंड अनलेस तब तक आप कोई गैर कानूनी कार्य ना करें। ठीक है, अब आ जाइए 5वें नंबर का फ्रीडम है। देखो 5वें नंबर के फ्रीडम में दे रखा है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस का मतलब है आप पूरे भारत देश में कहीं भी जहां आपका मन करे वहां जाकर अपना घर बना के रह सकते हैं। ठीक है, आप अनटिल एंड अनलेस ऐसी जगह जो कानून के दायरे में प्रोहिबिट की गई हूँ, जैसे आप जंगलों में जाके अपना घर नहीं बना सकते। ठीक है, आप मिलिट्री एरियाज में अपना घर नहीं बना सकते। आप मतलब कानूनी दायरे में रहकर आप अपने घर बना सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखें। और 6ठे नंबर का जो फ्रीडम दिया गया है उसके अंदर बताया गया फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन का ये मतलब है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी प्रोफेशन चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप डॉक्टर की डिग्री लीजिए, डॉक्टर बन जाइए। आप प्रोफेसर का कोर्स कीजिए, प्रोफेसर बन जाइए। आप जैसे मान लीजिए मिस्त्री बनना चाहते हैं या फिर आप कारपेंटर बनना चाहते हैं, तो इनके लिए कोई कोर्स नहीं होता, इनके लिए आपको स्किल्स डेवलप करनी पड़ती हैं और आप ये भी काम कर सकते हैं। तो जो आप प्रोफेशन एक्वायर करना चाहें वो आप प्रोफेशन एक्वायर कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने चाइना में देखा होगा, वहाँ चाइना की गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वहाँ का जो नागरिक है वो क्या कार्य करेगा। पर हमारे इंडिया में ये आपको सॉवरेनिटी दी गई है, आज़ादी दी गई है कि आप अपनी मर्जी का प्रोफेशन ले सकते हैं। तो ये हमें 6 प्रकार की फ्रीडम दी गई आर्टिकल 19 के तहत। आज ये नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, दूसरा आर्टिकल है होलसेल प्राइस से। कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, आज वापस से डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आज आया है कि होलसेल जो प्राइस है वो कंटिन्यूसली डिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब नीचे गिरती जा रही है। जैसे होलसेल प्राइस क्या रिप्रेजेंट करती है कि हमारी प्राइस बढ़ रही है। ठीक है, अब ये जुलाई 2022 के बाद में आप यहाँ से देखेंगे कंटिन्यू जो होलसेल प्राइस है उसमें गिरावट देखने को मिली है। तो होलसेल प्राइस क्या होती है? देखो 2 तरह की प्राइस है, एक तो होती है रिटेलर प्राइस और एक होती है होलसेलर। होलसेलर जो बल्क ऑफ गुड्स एक साथ बेचे जाते हैं, वहां की जो प्राइस होती है उसको बोलते हैं होलसेल प्राइस। ठीक है, तो इसमें क्या है, डिफ्लेशन देखा गया है कंटिन्यू। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है? देखो होलसेल प्राइस से आपसे 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पूछा जाता है कि WPI, ठीक है, और एक होता है CPI।
WPI क्या होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। CPI क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। पहले क्या था, वर्ष 2014 तक अगर हमें इन्फ्लेशन के डाटा निकालने हैं तो हम CPI कैलकुलेट करते थे, ठीक है। और 2014 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि इन्फ्लेशन के डाटा के लिए हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ WPI। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर क्या है। तो इसका बेस ईयर 2011-12 कर दिया गया है। पहले इसका 2004-5 हुआ करता था। CPI का बेस ईयर कौन सा है? 2012। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें CPI इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए 2016 रखा गया है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। इंडस्ट्रियल वर्कर IW के लिए, तो ये हमने कल इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। जिसने कल वाला लेक्चर नहीं देखा वो वहाँ से जाके ये CPI WPI के बारे में देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए WPI के जो डेटा रिलीज करता है वो किसके द्वारा किए जाते हैं पब्लिश? वो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा इनको पब्लिश किया जाता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अजय नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट खबर है हमारी यहाँ से महादेव बुक। ये महादेव बुक एक ऐप है जहाँ पर क्या था, स्पेकुलेशन, सट्टा किए जाते थे, ठीक है। यहाँ पर आप क्या है, सट्टा लगा सकते थे, क्रिकेट में जैसे बैटिंग की जाती है इस तरह के कार्य कराती थी ये महादेव ऐप। तो इसके जो फाउंडर्स हैं, चेयरमैन हैं, इसके अलावा 31 अदर पर्सन हैं जिनको क्या है कन्विक्ट किया गया है। उन पे चार्जेस लगाए गए हैं गैम्बलिंग एक्ट के तहत, ठीक है। इन पे चार्जेस कौन कौन से लगाए गए? एक तो इंडियन पैनल कोड के तहत चार्जेस लगाए गए हैं, दूसरा गैम्बलिंग एक्ट के तहत चार्जेस लगाए गए हैं, और तीसरा हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 वाला है उसके तहत चार्जेस लगाए गए हैं। कहीं ना कहीं ये क्या है, हमारे जो कानूनी देखो जो सट्टा बाजारी है, चोर बाजारी है, ये हमारे कानून के द्वारा पूरी तरीके से बैन किया गया है। क्योंकि इसमें क्या है, लोग फंसकर अपना सारा धन दौलत सब गंवा देते हैं, ठीक है। तो ये सरकार की, ये लोगों की भी मॉरलिटी बनती है और सरकार के भी दायित्व बनता है, अगर कोई इस तरीके का कार्य कर रहा है तो उसको कन्विक्ट किया जाए, उसको पनिश किया जाए, हार्श से हार्श पनिशमेंट दी जाए, ठीक है। तो अगर कोई भी इस तरह की ऐप देखता है, आपके सामने कहीं भी इस तरह के प्रचार प्रसार होते हैं, तो आप इनसे बचने का भी प्रयास करा करें, और साथ में अपने आस पड़ोस के लोगों को भी अवेयर करा करें कि आप इस तरह की ऐप से दूर रहें। ये ऐप कभी भी आपको फायदा नहीं देंगी, ये अल्टीमेटली आपका सारा पैसा लेके चली जाएंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मोरलिटी के लिए था ये वाला आर्टिकल। अब आ जाइए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। देखो ये है दिल्ली से। दिल्ली में आप जानते हैं कि पॉल्यूशन का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बार बार बढ़ जाता है, ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले, 2-4 दिन पहले रेन हुई थी, उसकी वजह से पॉल्यूशन लेवल गिर गया था, परंतु अब वापस से दिल्ली में पॉल्यूशन, जैसे दिवाली के बाद में पॉल्यूशन वापस से हाइक हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो पॉल्यूशन को क्रब करने के लिए वहाँ पर क्या है, एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल किया जा रहा है दिल्ली के अंदर, जो क्या करेगी, जो बोलते हैं ना पानी के बौछार देना, जिसकी वजह से जो पॉल्यूटेड पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाएंगे। परंतु ये सब जो भी मेजर्स उठा रही है दिल्ली गवर्नमेंट, ये क्या है, टेम्परेरी मेजर्स हैं, ठीक है। अगर कोई भी काम आप टेम्परेरी तौर पे करते हैं तो उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलता लंबे समय में, है ना, और आपको ये बार बार करने पड़ते हैं। और ये जो टेम्परेरी मेजर्स लिए जा रहे हैं, इसकी वजह से जनता बार बार परेशान हो रही है। अब हर दूसरे दिन, तीसरे दिन रोज आर्टिकल यही देख रहे हैं। तो इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? इसके लिए सरकार को परमानेंट मेजर्स लेने चाहिए, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशंस में नए अपडेट लानी चाहिए, पॉलिसीज नई तरीके से फ्रेम करनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए वहाँ पर पेट्रोल एंड डीजल इंजन है, उनको पूरी तरीके से बैन करना चाहिए, और उनकी जगह पर इलेक्ट्रिक और CNG इंजन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगले 2 साल के अंदर भी अगर करना चाहें तो क्यों नहीं कर सकते? सरकार की मंशा होगी तो वो हर कार्य कर सकती है, परंतु कर नहीं रही है, ठीक है। अगर देखो ये जो पॉल्यूशन है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो व्हीकल्स हैं उनकी वजह से हो रहा है। आप रोड साइड में देखिए, जो डस्ट पार्टिकल्स है, वहां से जब गाड़ियां गुजरती है तो डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हैं, उसकी वजह से भी हमारा जो एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है। इसके अलावा जो पराली जलाई जाती है ना, खेतों में जो रेजिड्यू बच जाता है उसको जलाते हैं, उसकी वजह से भी होता है। तो रेजिड्यू का आप क्या कर सकते हैं, जो क्रॉप्स हैं, है ना, काटने के बाद में उनके जो बच जाते हैं, तो उनको इस तरीके से मैन्योर, जैसे आप खाद बनाते हैं, उसके इस्तेमाल में लिया जा सकता है उनको बाद में, ठीक है। तो आप इस तरह की नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको जो गोबर होता है उसके साथ मिक्स करके कुछ अलग नया फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, किसान उनको जलाएंगे नहीं और उसका इस्तेमाल भी हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के मेजर्स जब लिए जाएंगे तो ये जो पॉल्यूशन का लेवल है, ये परमानेंटली हम रिड्यूस कर सकते हैं बॉम्बे से, वो दिल्ली से, ठीक है। इसके अलावा यहाँ देखिए हमारे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसमें 5-6 मेजर्स दिए गए हैं। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स में 0 से लेकर 50 है तो उसको बोलेंगे गुड क्वालिटी की एयर है, वहाँ आप बहुत अच्छे से सांस ले सकते हैं। अगर 51 से लेकर 100 के बीच में है तो अपन बोलेंगे सेटिस्फैक्ट्री, यहाँ से सांस लेना आसान है। अगर मान लीजिए एयर क्वालिटी हमारी 101 से लेकर 200 के बीच में है तो अपन बोलेंगे एयर क्वालिटी मॉडरेट है, ना खराब है ना अच्छी है, ठीक है।
और 201 से लेकर 300 के बीच में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स आ जाता है तो अपन बोलेंगे ये बहुत ज़्यादा पुअर है, मतलब पुअर क्वालिटी की है, एयर है, यहाँ सांस लेंगे तो हमें थोड़ी थोड़ी बीमारियां हो सकती है, खांसी वांसी हो सकता है, ठीक है। अगर 301 से 400 के बीच में एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो वेरी पुअर है, यहाँ हमें सांस से रिलेटेड बीमारी हो सकती है, ठीक है। और 401 से 450 के बीच में है तो ये सीवियर कंडीशन है, सीवियर कंडीशन में आपको कोई ना कोई गंभीर बीमारी भी हो सकती है। और 451 से लेकर 500 के बीच में तो सीवियर प्लस है, यहाँ पे आपको सांस से रिलेटेड आपके जो बॉडी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, अदर टाइप्स की डिजीज हो सकती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के में से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल हुई है भारत मंडपम, ठीक है। तो भारत मंडपम अभी न्यूज में था, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये भारत मंडपम का इनॉर्गेशन किया गया था। अभी यहाँ पर है ना 42nd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ये कब से कब तक किया जा रहा है ये आपसे पूछा जा सकता है। ये नवंबर 14 से लेकर 27 नवंबर 2023 तक ये ट्रेड चलेगा, ट्रेड फेयर चलेगा, मेला, है ना। तो ये जो भारत मंडपम है यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें साथ साथ ये पूछा जा सकता है कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो ITPO के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ITPO क्या है? ITPO है इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके द्वारा ये ट्रेड मेला ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। ये कहाँ कराया जा रहा है? प्रगति मैदान न्यू दिल्ली के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आज ये भारत मंडपम देखते हैं। देखो भारत मंडपम क्या है? भारत मंडपम ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉर्गेट किया एक कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर क्या होगा, अलग अलग प्रकार की मीटिंग्स की जा सकती हैं, कॉन्फ्रेंसेस की जा सकती हैं, एग्जीबिशंस लगाई जा सकती हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा ये जो भारत मंडपम टर्म है ये कहाँ से निकल के आया? देखो भाषा वेश्वरा, ठीक है। भाषा वेश्वरा एक कंसेप्ट है जिसका क्या है, अनुभव मंत्रपा, ठीक है। तो भाषा वेश्वरा का एक कंसेप्ट है अनुपम मंत्रपा। तो ये क्या था, 12वीं शताब्दी में यहाँ पर बहुत जो प्रोमिनिएंट पोइट्स थे, स्कॉलर्स थे, ठीक है, तो वो सोशल रिफॉर्म्स, स्पिरिचुअल रिफॉर्म्स के कार्य किया करते थे यहाँ पर, ठीक है। इस जगह भारत मंडपम अनुपम मंत्रपा में, है ना, मंत्रपा में। तो ये वहीं से भारत मंडपा निकल कर आया है टर्म, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। जब भी कोई इस तरीके सोशल रिफॉर्म्स, है ना, ये जो स्पिरिचुअल रिफॉर्म्स हुआ करते थे वहाँ पर, तो उसी टर्म को यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए भारत मंडपा निकाला गया है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब देखिए आ जाइए नेक्स्ट खबर है यहाँ पर, सेंटर टू इन्वाइट बिड, ठीक है। तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या है, बिड इन्वाइट कर रही है 20 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स के लिए, ठीक है। तो ये 20 क्रिटिकल ब्लॉक्स हैं, ये किसके हैं? लिथियम के हैं, ग्रेफाइट के हैं, साथ साथ यहाँ पर रेयर अर्थ मेटल्स भी निकल रहे हैं, ठीक है। जो रेयर अर्थ मेटल्स, लिथियम, ये क्या है? ये हमारे जो आने वाली फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जिसकी वजह से हम अपने देश में प्रगति कर सकते हैं, नए रिफॉर्म्स ला सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये रेयर अर्थ मेटल्स हैं, ठीक है, यहाँ से निकल रहे हैं, तो ऐसे ये इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या हमारे पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है? हमारे पास बहुत कम टेक्नोलॉजी है और हमारे देश में सिर्फ 10 से 12 ऐसे प्लेयर्स हैं जिसके पास में इस तरीके की टेक्नोलॉजी मिलेगी। तो ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो नेट जीरो एमिशन टारगेट्स अचीव करेगा, ठीक है, नेट जीरो एमिशन टारगेट्स। अब बताइए ये नेट जीरो एमिशन टारगेट्स कब तक अचीव करना चाहता है इंडिया? तो इंडिया इन्हें अचीव करने की बात करेगी 2070 तक, ठीक है। हम 2070 तक नेट जीरो एमिशन टारगेट्स अचीव कर लेंगे, ऐसा हमारी गवर्नमेंट का मानना है, ठीक है। तो अब ये जो नेट जीरो एमिशन होता क्या है? नेट जीरो एमिशन का सिंपल सा मतलब है, जैसे मान लीजिए हमने एमिशन किया, जैसे CO2 का एमिट किया हमने, जैसे 1000 टन का एमिशन कर रहे हैं एक साल में, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ठीक है। 1000 टन का एमिशन किया बनने CO2 का 1 ईयर के अंदर, और साथ में हम क्या कर रहे हैं 1 ईयर के अंदर ही का ऑक्सीजन, ठीक है, O2 का भी एमिशन कर दे रहे हैं 1000 टन का ही, वही सेम, ठीक है, एक साल के अंदर। तो अब बताइए यहाँ पर क्या जितना CO2 का एमिशन हुआ उतना ही हमने ऑक्सीजन का भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर दी, इतने प्लांट लगा दिए कि वो 1000 टन तक की ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देंगे। तो वो CO2 को कंपनसेट कर देंगे एक साल के अंदर पूरी तरीके से। तो यहाँ पर कितना एमिशन हुआ? यहाँ पर एमिशन अगर देखा जाए तो जीरो एमिशन हुआ, मतलब नेट जीरो हो गया हमारा एमिशन। तो हमारी यही टारगेट है, हम जितना CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितना एमिशन कर रहे हैं, ठीक है, उतना ही हम उसको कंपनसेट भी कर दें। ये हमारा नेट जीरो एमिशन है 2070 तक, हम इसको अचीव करना चाहते हैं। आज ये नेक्स्ट चलता है।
अब देखिए नेक्स्ट है यहाँ से ओलंपिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पूरा आर्टिकल है ये हमारे जो 2024 में ओलंपिक्स होने वाले हैं, तो हमारे जो इंडियन प्लेयर्स हैं जी जान से लगे हुए हैं ओलंपिक में पदक लाने के लिए, ठीक है। तो ये जो ओलंपिक है 2024 के कहाँ ऑर्गेनाइज होंगे, ये पेरिस फ्रांस के अंदर होने जा रहे हैं, ठीक है। 2024 में कहाँ होंगे, पेरिस फ्रांस के अंदर होंगे, तो ये थोड़ा ध्यान रखते हैं। अब देखिए जो ओलंपिक है वो दो प्रकार के होते हैं, एक समर ओलंपिक और एक होते हैं विंटर ओलंपिक। तो ये जो पेरिस में हो रहे हैं ये कौन से हो रहे हैं, समर ओलंपिक। विंटर ओलंपिक कब होते हैं, जब समर ओलंपिक होते हैं उसके 2 साल बाद, ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स। तो 2026 में कहाँ होंगे, 2026 में विंटर ओलंपिक्स होंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब कहाँ होंगे इसकी लोकेशन आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि जो 2026 के विंटर ओलंपिक्स होंगे ये कहाँ होंगे। और देखिए 1994 से हर 4 साल के बाद में समर ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज कंडक्ट कराए जाते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट खबर है हमारी यहाँ से राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है हमारे क्या है देश में 300 से ज़्यादा विज्ञान पुरस्कार दिए जाते थे, उन सबको कंपनसेट करके उन सबको मतलब एलिमिनेट कर दिया और उनकी जगह पर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार लॉन्च कर दिए गए हैं। तो ये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें क्या होगा, जो साइंटिस्ट होते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, इनोवेटर्स होते हैं, तो इनको क्या है ये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो साइंस के क्षेत्र में इनोवेशंस करेंगे, ठीक है, अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, तो उनको इस तरीके से साइंस के क्षेत्र में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब इसमें क्या है, इसमें जो कैश प्राइज है ना उसको एलिमिनेट कर दिया गया, कैश प्राइज इसमें से हटा दिया गया है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अवार्ड क्या दिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और एक मेडल दिया जाएगा, कैश प्राइज नहीं दिया जाएगा। और यही स्टेटमेंट में आपसे कहीं पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। जैसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है उसमें 4 ऑप्शन लिखे होंगे, कैसे लिखा होगा, इसमें कैश प्राइज दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक मोमेंटो दिया जाता है, एक मेडल दिया जाता है। तो इसमें क्या दिया जाता है, सर्टिफिकेट और मेडल दिया जाएगा, मोमेंटो और कैश प्राइज नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए हमारे जो विज्ञान युवा पुरस्कार थे उनका कुछ लूपहोल्स भी था, ठीक है। क्या था कि ये इनमें एज लिमिट थी 45 ईयर्स की, ठीक है। तो उसमें क्या था, जो वुमेन्स हैं, जैसे मान लीजिए वुमेन्स जनरली क्या होता है 30-32 के बाद में उनकी शादी हो जाती है, तो वो मतलब रिलोकेट हो जाती है, अपनी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, बच्चे हो जाते हैं, ठीक है, करियर ब्रेक आ जाते हैं। इसकी वजह से क्या है वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, तो उनको भी मुख्य धारा तक जोड़ने का इसमें प्रयास किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो देखो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। अब देखिए ये आज का आर्टिकल खत्म होते हैं यहाँ पर, और जाते जाते आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बताइए, क्वेश्चन है आपके लिए, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल नंबर 23, ठीक है, आर्टिकल 23 के बारे में आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आर्टिकल 23 में क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, सारी चीज़ें लिखें। देखो मैं चाहता था एक क्वेश्चन बना देता और एक ऑप्शन दे देता, अब वो एक ऑप्शन जब आपके सामने होता तो आप टिक मार के चले जाते। जब आप खुद से रिसर्च करेंगे तभी आप वो चीज़ें एडॉप्ट एक्वायर करते हैं, ठीक है। तो आपको आर्टिकल 23 के बारे में बताना है। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें, ठीक है। और अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन, तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें।